शांतनु ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। उस रहस्यमय आदमी से दीक्षा पद्धति स्वीकार करने के बाद आपकी शक्ति दिव्य द्वार क्षेत्र के 7वें लेवल तक पहुंच गई है। मैंने तुम्हें वहां इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम वहां गए तो यह बात बड़ा चढ़ाकर होगी। तुम्हें राजवंश परिवार को खत्म करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच उन्हें कम आंका था। जब तुम वहां जाओ तो राजवंश परिवार से कहो कि वे एक दिन के भीतर आत्महत्या कर लें। मैं उनकी महिलाओं और बच्चों को शांतिपुर शहर छोड़ने दे सकता हूं, अन्यथा मैं उन सभी को मार डालूंगा, उनकी महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को। वीर लड़के ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ा। इस समय बूढ़े आदमी ने फिर कहा, वैसे उसे तथाकथित शक्तिशाली लड़के को बुलाने दो। ठीक है। वीर लड़के हंसा। इस समय अचानक आंगन से एक जोरदार और लंबी हंसी की आवाज आई। मुझे आमंत्रित करने के लिए, मेरे घर आने के लिए आपको परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, आंगन से चीख की आवाज आई और फिर धीमी आवाज में धमाके होने लगे। हर कोई सुन सकता था कि यह किसी मानव शरीर पर मुक्का मारने की आवाज थी। हॉल में बुजुर्गों के चेहरे अचानक बदल गए। तभी कई लोग घबराकर भागते हुए आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मास्टर, मास्टर, ये बुरा है। राजवंश परिवार के लोग एक लड़के के नेतृत्व में हमें मारने आ रहे हैं। क्या? राजवंश परिवार के लोगों ने आकर हमें मारने की हिम्मत की? शांतनु का चेहरा थोड़ा बदल गया। जो आदमी अंदर भागा वह घबराहट में कहता रहा, वह लड़के बहुत शक्तिशाली है। हमारे राजवंश परिवार के रक्षक उसके सामने कुछ भी नहीं है। उनमें से दर्जनों को उस लड़के ने मार डाला। अब वह भीतरी आंगन के द्वार तक पहुंच गया है। ओह, क्या यह ऐसा है? शांतनु के चेहरे पर अभी भी अविश्वास का भाव था। उसे लग रहा था कि वे बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। इस समय खून से लथपथ एक और आदमी दौड़कर आया और चिल्लाया, ओह नहीं, बलवीर और एल्डर रुद्रसेन भी मारे गए। क्या? बलवीर और एल्डर रुद्रसेन भी मारे गए? शांतनु अब शांत नहीं बैठ सका और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। कौशल राज्य वंश के दिव्य द्वार क्षेत्र के 3-5वें लेवल के स्वामियों में से एक को ध्रुव ने राजवंश परिवार में मार डाला था। शेष 2 बलवीर और एल्डर रुद्रसेन थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे सभी इस समय ध्रुव द्वारा मारे गए थे। वह गुस्से से चिल्लाया, बलवीर और एल्डर रुद्रसेन को इतनी जल्दी कैसे मार दिया जा सकता है? मुझे भी नहीं पता। उस आदमी ने उदास चेहरे के साथ कहा, हमने सिर्फ उस लड़के की आकृति को चमकते देखा और हमारी आंखें धुंधली हो गईं। हमें कुछ भी साफ रूप से दिखाई नहीं दिया। बलवीर और एल्डर रुद्रसेन टुकड़ों में बिखर गए और कोई शव नहीं बचा। यह सुनने के बाद शांतनु और कौशल राज्य वंश के अन्य बुजुर्गों ने अपने भाव बदल दिए। उसकी आंखों में भय की चमक थी। 5वें लेवल के 2 बुजुर्ग भी इस लड़के की एक भी चाल को रोक नहीं सके। हमें इस लड़के की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। शांतनु ने गहरी सांस ली और शांत भाव से कहा, मुझे डर है कि लड़के की ताकत दिव्य द्वार क्षेत्र के 7वें लेवल तक पहुंच गई है। इस समय उनके बेटे कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी वीर लड़के ने जोर से कहा, पिताजी, मैं उससे मिलने और उसे मारने जा रहा हूं। शांतनु ने सिर हिलाया। कौशल राज्य वंश का यंग स्वामी हंसा और हॉल से बाहर चला गया। इस समय ध्रुव कौशल राज्य वंश के दर्जनों लोगों से घिरा हुआ था। हालांकि उसका व्यवहार बेहद शांत था और हर बार जब वह हमला करता तो वे कौशल राज्य वंश के कई सदस्यों की जान ले सकता था। हालांकि पलक झपकते ही कौशल राज्य वंश के सभी दर्जनों सदस्य मारे गए और जमीन पर लाशों का ढेर लग गया। तुम छोटे कमीने, मेरे कौशल राज्य वंश के लोगों को इस तरह से मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हारी जान लेनी ही होगी। कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी ने कठोरता से चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह ध्रुव को गौर से देख रहा था। ध्रुव ने अपनी आंखें उठाई और उसे देखा। फिर उसके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। ओह, एक और मरने आ रहा है। वह चमकता हुआ कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी के सामने प्रकट हुआ। कौशल राज्य वंश का यंग स्वामी हैरान रह गया। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? इससे पहले कि वह होश में आ पाता, ध्रुव उसके पास आ चुका था।
कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी को इस मुक्के से एक बहुत विशाल और मजबूत आभा महसूस हुई और यह बेहद खतरनाक थी। उसने तुरंत अपनी सारी ऊर्जा एकत्र की और उसके पीछे एक मार्शल आत्मा अचानक प्रकट हुई। यह मार्शल आत्मा सच में एक बहुत बड़ा अजगर था, जो लगभग 15 या 16 मीटर लंबा था। 5वीं श्रेणी का पीला लेवल का मार्शल आत्मा। जब ध्रुव ने विशालकाय अजगर मार्शल आत्मा को देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उनकी रक्तनाथ मार्शल आत्मा को विशालकाय अजगरों और ड्रैगन की मार्शल आत्माओं को खाना सबसे ज्यादा पसंद था। विशालकाय अजगर की लड़ाकू आत्मा के ऊपर एक लाल रोशनी चमक उठी और लाल रोशनी ने कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी को घेर लिया। कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी का आकार अचानक बड़ा हो गया और उसकी शक्ति भी दिव्य द्वार क्षेत्र के 7वें लेवल से 8वें लेवल तक बढ़ गई। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह जोर से हंसने लगा। भाड़ में जाओ छोटे कमीने! उसने दोनों मुट्ठियों से जोरदार घूंसे मारे, जिससे काफी तेज आवाज हुई। ध्रुव के पीछे राजवंश परिवार में हर कोई आश्चर्य से चिल्ला उठा जब उन्होंने मुक्का देखा। उनमें से कोई भी इस मुक्के को रोक नहीं सका। जहां तक ध्रुव की बात है तो वह इस समय बस हल्के से मुस्कुराया। मुट्ठियां आगे बढ़ीं और जोरदार धमाके के साथ तीनों मुट्ठियां एक दूसरे से टकरा गईं। कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी ने दर्द भरी कराह निकाली और खून बहने लगा। उसका शव दर्जनों मीटर दूर जाकर एक घर से टकराया। उसकी विशालकाय अजगर मार्शल आत्मा ने भी एक तीखी चीख निकाली जो धीरे धीरे धीमी पड़ गई और गायब होने वाली थी। ध्रुव मुस्कुराया। अभी भी भागना चाहते हो? रक्तनाथ अचानक उसके पीछे आ गया। 5 विशाल मुंह एक ही समय में खुले और अंदर की ओर चूसे गए, जिससे विशालकाय अजगर की मार्शल आत्मा सीधे अंदर की ओर चूस गई। फिर रक्तनाथ की मार्शल आत्मा अचानक बहुत तेज गति से फिर से गायब हो गई। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं और वे कुछ भी साफ रूप से नहीं देख पा रहे हैं। कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी ने ध्रुव को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था और वह सख्ती से चिल्लाया, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? ध्रुव मुस्कुराया और कहा, क्या मैं शक्तिशाली हूं? सच में आप नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। मैंने अभी अपनी शक्ति का केवल 10% ही प्रयोग किया है, क्योंकि मुझे डर था कि मैं बहुत अधिक बल का प्रयोग कर दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। कौशल राज्य वंश का यंग स्वामी आश्चर्य से चिल्लाया। क्यों? ध्रुव मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दी मर जाओ। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले तुम कुछ देख लो। उसने अपनी ओर इशारा किया, मुस्कुराया और कहा, मेरी ओर देखो, क्या तुम परिचित लगते हो? कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी ने काफी देर तक देखा। अचानक उसके चेहरे पर अत्यधिक डर का भाव उभर आया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह आश्चर्य से बोला, यह तुम कैसे हो सकते हो? ध्रुव हंसा, तुम्हें याद है ना? हाँ, यह मैं ही हूं। मैं अग्नि संप्रदाय का वह लड़के हूं जो घबराहट में भाग गया था और आपके चाकू के नीचे गंभीर रूप से घायल हो गया था। कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी को ध्रुव से दुश्मनी थी। उसने ध्रुव को देखा और महसूस किया कि उसका दिमाग टूटने वाला है। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है कि यह लड़का सिर्फ 1 साल में इतना शक्तिशाली हो गया? उसे लगा कि उसने काफी तेजी से सुधार किया है, लेकिन उसके सामने वह जवाबी हमला करने में पूरी तरह से असमर्थ था। ध्रुव ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं कौन हूं और मैंने तुम्हें काफी पछतावा कराया है। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी हथेली से जोरदार थप्पड़ मारा और कौशल राज्य वंश के यंग स्वामी को मार डाला। इस समय शांतनु और अन्य लोग हॉल से बाहर आ गए। यह नजारा देखकर वह दुखी होकर चिल्लाया, नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम्हें क्या नहीं चाहिए? तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। शांतनु ने 1 दर्जन बुजुर्गों को साथ लेकर ध्रुव की हत्या कर दी। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, वे तो बस हारे हुए लोग हैं, अधिक लोगों के होने का क्या फायदा है? उसका चेहरा चमक उठा और उसने एक ही समय में 10 से अधिक घूंसे बरसा दी। धमाका धमाका। शांतनु के आसपास के सभी बुजुर्ग मारे गए।
पलक झपकते ही कौशल राज्य वंश के सभी मजबूत पुरुषों के बीच वह अकेला जीवित बचा था। जब दरवाजे से यह नजारा देखने वाले सभी लोगों ने देखा तो वे दंग रह गए। इसके विपरीत राजवंश परिवार के लोगों ने इस पर काफी शांति से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे लंबे समय से जानते थे कि ध्रुव कितना शक्तिशाली था। इस समय वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था कि ध्रुव ऐसा कर सकता है। ध्रुव ने शांतनु को देखा, मुस्कुराया और कहा, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? उसकी निगाहें देखकर शांतनु बार बार पीछे हट गया, अपने हाथ हिलाए और कहा, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। ध्रुव मुस्कुराया, क्या आपके कौशल राज्य वंश में कोई अन्य स्वामी है? उन्हें एक साथ बुलाओ, मैं उन्हें एक साथ मार दूंगा। इसलिए हमें उन्हें एक एक करके नहीं ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत परेशानी भरा है। शांतनु ने ध्रुव को देखा, उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। हमारे कौशल राज्य वंश में अब कोई स्वामी नहीं है, मैं अकेला बचा हूं और उन सभी को आपने मार दिया है। ध्रुव मुस्कुराया और कहा, ओह, सच में? शांतनु ने सिर हिलाया, हां, मैंने जो भी कहा वह सच है। इस समय मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। ध्रुव ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन सच में उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब से ध्रुव कौशल राज्य वंश में आया है उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है कि कौशल राज्य वंश में एक बहुत शक्तिशाली आभा विद्यमान है। वह इसे महसूस कर सकता था। इसका कारण यह था कि उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन रक्त और रक्तनाथ मार्शल आत्मा इस सांस में काफी रुचि रखते थे और एक बहुत ही लालची इच्छा प्रकट हुई थी। ध्रुव ने धीमी आवाज में गोविंद प्रसाद से पूछा, गोविंद प्रसाद, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह किस तरह की सांस है? गोविंद प्रसाद ने हंसते हुए कहा, छोटे लड़के, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं सब कुछ जानता हूं? तुम इस सांस को महसूस कर पा रहे हो, इसका कारण यह है कि तुम्हारे शरीर में विशेष ड्रैगन रक्त है। मैं एक आत्मा शरीर हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेशक मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। मुझसे पूछने के बजाय इस बूढ़े आदमी को तुम्हारे सामने यातना देना अधिक विश्वसनीय होगा। ध्रुव ने सिर हिलाया और शांतनु की ओर चल दिया। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। वह मुस्कुराया और बोला, सच बताओ, क्या तुम्हारे कौशल राज्य वंश में कोई विशेषज्ञ छिपा है? वह अचानक गरजा, बोलो, जल्दी बताओ। इस दहाड़ से शांतनु इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी प्रकाश की लहर चमक उठी, लेकिन फिर वह रोने लगा और न्याय के लिए चिल्लाने लगा, ध्रुव, यह अनुचित है, यह सच में अनुचित है। मैं हमारे कौशल राज्य वंश में एकमात्र बूढ़ा आदमी बचा हूं, सच में कोई और नहीं है। ध्रुव मुस्कुराया, आप सच में तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आप पीली नदी तक नहीं पहुंच जाते। अब वह इस तरह के लोगों से निपटने में बहुत अनुभवी हो गया है, क्योंकि जयवीर से प्राप्त हरे रस की बोतल का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे एक हथेली से थप्पड़ मारा, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं, और फिर उसे हॉल में ले गया। वह पलटा और अन्विता से कहा, अन्विता, बाकी सभी लोग कृपया चले जाओ। वह नहीं चाहता था कि यह नजारा अन्य लोग देखें। अन्विता ने सिर हिलाया और राजवंश परिवार के लोगों ने सभी दर्शकों को तितर बितर कर दिया। ध्रुव शांतनु को हॉल में ले गए। शांतनु घबराहट में चिल्लाया, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं क्या करने जा रहा हूं? ध्रुव मुस्कुराया और कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने शांतनु के शरीर पर कई घाव कर दिए और फिर उन पर हरा तरल पदार्थ लगा दिया। एक पल में शांतनु ने एक तीखी चीख निकाली। चीखें कभी कभी खिलखिलाहट में बदल जाती। वह चीखा और चिल्लाया, ध्रुव, ध्रुव, मुझे मार दो, मुझे मार दो। ध्रुव किनारे से यह तमाशा देख रहा था। 1/4 घंटे के बाद शांतनु अंततः और अधिक नहीं रुक सका। वह चिल्लाया, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। ध्रुव मुस्कुराया, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो तुम्हें इस तरह का दर्द नहीं सहना पड़ता। आप लोग तब तक नहीं रोएंगे जब तक आप ताबूत को नहीं देख लेते। ऐसा कहते हुए उसने अपने शरीर से हरा रस हटा लिया। शांतनु ने तुरंत एक लंबी सांस छोड़ी और बिना हिले डुले आराम से लेट गया। ध्रुव ने ठंडे आवाज में कहा,
जल्दी करो और मुझे बताओ। शांतनु कांप उठा। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, वह कांपते हुए बोला। पिछवाड़े में एक पहाड़ी स्थान है और पहाड़ी स्थान के पीछे एक गुप्त रास्ता है। मेरे कौशल राज्य वंश का घर पहाड़ के सामने बना है। गुप्त मार्ग पहाड़ में एक गुप्त स्थान की ओर जाता है। मैं भी कभी उस गुप्त स्थान पर नहीं गया। मैं केवल इतना जानता हूं कि सभी पीढ़ियों के परिवारों के मुखियाओं ने अंतिम शब्द छोड़े हैं। हर महीने भारी मात्रा में भोजन पहुंचाने के लिए लोगों को गुप्त क्षेत्र में भेजा है। मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या है, लेकिन बस क्या? ध्रुव ने ऊंची आवाज में कहा। बात बस इतनी है कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो वहां सामान पहुंचाने जाते हैं और वे कभी वापस नहीं आते। सच में? ध्रुव की आंखों में जिज्ञासा का भाव था। भोजन की इतनी बड़ी मात्रा कितनी बड़ी होती है? हर महीने 3 लाख किलोग्राम, शांतनु ने कहा। बस बहुत हो गया। मैं देखना चाहता हूं कि वहां क्या है। ध्रुव ने शांतनु से कहा। क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? शांतनु कांप उठा। तुम मुझे मारना चाहते हो? ध्रुव ने कहा। बेशक, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो यह राजवंश परिवार के लिए एक छिपे हुए खतरे को छोड़ने के बराबर होगा। शांतनु ने उसके चेहरे पर आक्रोश के साथ देखा और सख्ती से चिल्लाया। ध्रुव, नागवंशी संप्रदाय आपको जाने नहीं देगा। नागवंशी संप्रदाय निश्चित रूप से आपको मार देगा और मुझसे बदला लेगा। क्या? नागवंशी संप्रदाय? ध्रुव ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? नागवंशी संप्रदाय, ये 3 शब्द उसके लिए बहुत परिचित थे। मुझे तुरंत याद आया कि मास्टर विपिन की कब्र में सफेद लबादे में बूढ़ा आदमी चंद्रकांत, क्या वह नागवंशी संप्रदाय का बुजुर्ग था? क्या यह हो सकता है कि कौशल राज्य वंश सच में नागवंशी पंथ से जुड़ा हुआ है? मुझे सच बताओ, कौशल राज्य वंश और नागवंशी पंथ के बीच क्या संबंध है? नागवंशी पंथ किस तरह का संगठन है? ये कहां है? ये कितना शक्तिशाली है? ध्रुव ने शांतनु को देखा और ठंडी आवाज में कहा। शांतनु हंसे। ध्रुव, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। मैं नागवंशी संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरा कौशल राज्य वंश नागवंशी संप्रदाय की एक शाखा है। यह शांतिपुर शहर में स्थित नागवंशी संप्रदाय की एक चौकी है। इसके अलावा जब तक मेरा कौशल राज्य वंश खत्म हो जाता है, नागवंशी संप्रदाय निश्चित रूप से जान जाएगा और निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। ध्रुव ने ठंडे आवाज में कहा। आप मौत की तलाश में हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने घाव पर हल्का हरा तरल पदार्थ लगा लिया। शांतनु जोर से चिल्लाया या जोर से हंसा, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। ध्रुव जानता था कि वह सच में नहीं जानता था, अन्यथा वह इसे बताने से खुद को रोक नहीं पाता। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और अपनी जान देने के लिए अपनी हथेली पर थप्पड़ मारा और चीखें अचानक बंद हो गईं। सच में ध्रुव को यह नहीं पता था कि शांतनु को पीछे के पहाड़ के बारे में कुछ जानकारी थी। पिछले 6 महीनों में कौशल राजवंश ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का उत्पादन किया है। इसका कारण यह है। फिर ध्रुव ने आदेश दिया कि कौशल राजवंश के सभी सदस्यों की तलाशी ली जाए। जल्द ही कौशल राजवंश के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। वे सैकड़ों की संख्या में थे। सभी बुजुर्ग, कमजोर, महिलाएं और बच्चे थे। ध्रुव ने उनकी ओर देखा और हल्के से कहा, राजवंश परिवार और कौशल राज्यवंश सैकड़ों वर्षों से शांतिपुर शहर में लड़ रहे हैं और उनके बीच बहुत खूनी झगड़े हैं। उसने अन्विता को देखा और हल्के से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आपका राजवंश परिवार कौशल राज्यवंश के साथ कैसे व्यवहार करेगा। यह लोग? अन्विता ने लंबे समय तक सोचा और चुप रहा। एक बुजुर्ग ने अचानक कहा, बेशक, हमें उन सभी को मार डालना चाहिए ताकि कोई भी जड़ पीछे न बचे। उसके चेहरे पर एक निर्दयी भाव प्रकट हुआ। हालांकि अन्विता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्रुव जानता था कि उसका यही मतलब था, क्योंकि उसने इससे इनकार नहीं किया। ध्रुव ने धीरे से आह भरी। यद्यपि अन्विता कमजोर दिखती थी, वह सच में एक बहुत ही योग्य बड़ी थी। वह बहुत क्रूर थी और जब क्रूरता का समय आता तो वह कभी दया नहीं दिखाती थी। उसने आह भरते हुए हल्के से कहा, विकास, बस मुझ पर एक एहसान करो और इन लोगों को जाने दो। मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। ये बुजुर्ग, कमजोर, महिलाएं और बच्चे हैं।
लेकिन एक बुजुर्ग ने विरोध करते हुए कहा, ये नफरतें पहले से ही उनके दिलों में दफन हैं। बुजुर्ग और महिलाएं अपने बच्चों को नफरत करना सिखाएंगी, और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे निश्चित रूप से मेरे राजवंश परिवार से बदला लेने आएंगे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, विकास ने उसे बीच में रोक दिया। अन्विता ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को देखा और कहा, ध्रुव, आपको मुझे मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इसके अलावा अगर तुम नहीं होते तो मेरा राजवंश परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। कौशल राज्यवंश को खत्म करने की तो बात ही छोड़ो, मैंने कौशल राज्यवंश के सभी बूढ़े, कमजोर, महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया है। ध्रुव मुस्कुराया, मानो उसके दिल से एक बड़ा पहाड़ हट गया हो और वह बहुत अधिक आराम महसूस कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण ये निर्दोष लोग मरें। अन्विता ने हल्के से कहा, लेकिन मैं लोगों को उन्हें दूर ले जाने के लिए कहूंगा। उन्हें रतनगढ़ काउंटी से बहुत दूर रहने दूंगा और कभी वापस नहीं आने दूंगा। ध्रुव ने सिर हिलाया, यह ठीक है। कौशल राज्य वंश के सभी लोग चुपचाप चले गए और पूरा कौशल राज्य वंश का भवन एक पल में खाली हो गया और ध्रुव कौशल राज्य वंश की हवेली के पीछे आ गया। जल्द ही उसे पहाड़ पर प्रवेश द्वार मिल गया। अंदर जाने पर एक गहरी सुरंग मिली। सैकड़ों मीटर चलने के बाद ध्रुव अंततः बाहर आया। वह स्थान जहां वह प्रकट हुआ एक गुफा थी। बाहर आने के बाद ध्रुव को पता चला कि यह सच में एक घाटी थी। घाटी के ठीक सामने एक विशाल गोल छेद है जो खून से सने मुंह जैसा दिखता है, जो सब कुछ निगलने में सक्षम प्रतीत होता है। जैसे ही ध्रुव बड़ी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे हल्की मछली जैसी गंध महसूस हुई। ध्रुव को लगा कि यह गंध कुछ परिचित सी है। यह मछली जैसी गंध नहीं थी, न ही खून जैसी गंध थी, बल्कि किसी शक्तिशाली जानवर की गंध थी। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और अंदर चला गया। अंदर चाहे जो भी हो, उसे डर नहीं था। ध्रुव अंततः मार्ग के अंत तक पहुंच गया और मार्ग के अंत में एक विशाल गुफा थी। गुफा के मध्य में एक विशाल खाई है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। खाई के किनारे एक बड़ा पत्थर था। पत्थर पर एक मोटी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। ध्रुव से हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और यह साफतः कोई साधारण वस्तु नहीं थी। और जंजीर के अंत में एक आदमी बंधा हुआ था। वह आदमी जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और उसके नाखून बहुत लंबे थे। उसने अपना सिर नीचे रखा और हिला नहीं, लेकिन जब ध्रुव ने उसे देखा तो उसने अचानक अपना सिर उठाया, जिससे ध्रुव लगभग डर गया। यह आदमी बहुत ही बदसूरत था और एक निशान ने उसके चेहरे को लगभग 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उसकी आंखों में जंगली जानवर की तरह नफरत की किरण थी और वह अचानक कर्कश आवाज में बोला, तुम यहां हो? हा हा हा, यहां कोई और मरने आया है। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, आप कौन हैं? आप कौशल राज्य वंश के पीछे वाले पहाड़ में क्यों हैं? मैं कौन हूं? हा हा, मैं कौन हूं? तुम छोटे कमीने, यह हास्यास्पद है। तुम इतनी दूर से यहां तक आए हो, लेकिन तुम यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। उसने ध्रुव को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, जो चीजें तुम भेजना चाहते हो उन्हें यहां छोड़ दो, फिर मेरे सामने घुटने टेक कर आत्महत्या कर लो और मैं तुम्हें एक बरकरार शरीर छोड़ दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ और जांघों को जीवित रहते हुए खा जाऊंगा और तुम्हें अपने अंगों को मेरे मुंह में गायब होते देखने दूंगा। ध्रुव ने मुस्कुराहट दिखाई। पता चला कि उस आदमी को लगा कि वह कौशल राज्य वंश है जो खाना देने आया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्थान कौशल राज्य वंश से बहुत दूर है और सामने का शोर यहां बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। आप किस पर हंस रहे हो? अजीब आदमी ने ध्रुव को देखा और ठंडे आवाज में कहा। ध्रुव मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि आपने गलती की है। मैं कौशल राज्य वंश से नहीं हूं और मैं तुम्हें कुछ देने के लिए यहां नहीं आया हूं। लेकिन वह सख्ती से चिल्लाया, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए यहां आया हूं। मेरी जान ले लोगे? हाँ हाँ, तुम छोटे कमीने, ऐसा लगता है कि तुम कौशल राज्य वंश के दुश्मन हो। तुम यहां चुपके से घुस आए और कौशल राज्य वंश के रहस्यों का पता लगाना चाहते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुर्भाग्यवश यहां आने पर आपकी मृत्यु निश्चित है।
ये कहते हुए वह हवा में उछल पड़ा। लेकिन ध्रुव ने देखा कि वह केवल 10 मीटर दूर ही कूद सकता था, क्योंकि लोहे की जंजीर ने उसे कसकर बांध रखा था और उसके लिए जंजीर से दूर जाना असंभव था और जंजीर की लंबाई 10 मीटर थी। लेकिन उसकी राय में यह पर्याप्त है। उसने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके नाखून, जो आधे मीटर से अधिक लंबे थे, सीधे हो गए, स्टील जैसी रोशनी से चमकने लगे और बेहद सख्त लग रहे थे। ध्रुव को मछली जैसी मीठी गंध भी महसूस हुई। जाहिर है उसके नाखूनों पर जानलेवा जहर लगा हुआ था। वह विचित्र आदमी जोर से चिल्लाया, तुम छोटे कमीने, नरक में जाओ। उसकी राय में अपने 2 पंजों से पकड़ने के बाद वह ध्रुव को अनगिनत टुकड़ों में फाड़ सकता था। उन्होंने तो आगे की कार्रवाई के बारे में भी सोच लिया है। ध्रुव ने उपहास किया और मुक्का मारा। उस अजीब आदमी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, क्योंकि उसे लगा कि जब वह अपने पंजों से पकड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वह लोहे की प्लेट पकड़ रहा है और फिर तेज दर्द होता है। ध्रुव की विशाल शक्ति उसके पंजों पर आक्रमण कर रही थी। कुछ तीखी आवाजों के साथ उसके लंबे और तीखे नाखून 2 टुकड़ों में टूट गए और उसकी उंगलियां भी अलग हो गईं। सभी 10 उंगलियां आधी आधी बंट गईं। दर्द इतना तीव्र था कि वह पीड़ा से चिल्ला उठा। ध्रुव ने हल्का सा मुस्कुराया, आगे बढ़ा और फिर से उसकी छाती पर मुक्का मारा। इस आघात के कारण उसकी नसें और हड्डियां टूट गईं। ध्रुव आगे बढ़ा, अपना पैर उसकी छाती पर रखा और ठंडी आवाज में कहा, मुझे बताओ, नागवंशी संप्रदाय किस तरह का अस्तित्व है? तुम कौन हो? तुम कौशल राज्य वंश में क्या करने जा रहे हो? उस विचित्र आदमी ने अपने चेहरे पर एक अनियंत्रित मजाकिया भाव दिखाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आत्मसमर्पण करवा सकते हो? मैं तुमसे कहता हूं, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, भले ही तुम मुझे मार डालो। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा क्यों है? अरे, मैं सच में आपको यातना नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करते हैं तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि उसने कहा, ध्रुव ने वही चाल फिर से उस पर इस्तेमाल की जो उसने शांतनु पर इस्तेमाल की थी। मुझे कहना होगा कि जयवीर के पास जो दवा है वह सच में शक्तिशाली है और इसका प्रभाव उत्कृष्ट है। यह विचित्र आदमी केवल 1/4 घंटे तक ही टिक सका, फिर वह इसे और सहन नहीं कर सका और चिल्लाया, मैं कबूल करूंगा, मैं कबूल करूंगा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम ऐसी ही हो। फिर ध्रुव ने अपने शरीर से दवा पोंछ ली। इस समय उस विचित्र आदमी के चेहरे पर अचानक एक भयानक मुस्कान उभरी। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वह अचानक जोर से चीखा। यह चीख बहुत ही अजीब थी, जैसे कोई जंगली जानवर अपने साथियों को पुकार रहा हो। तभी ध्रुव ने खाई के नीचे से एक बहुत तेज और विशाल गर्जना सुनी। इस गर्जना से आसपास की जमीन हिलने लगी। अजीब आदमी हंसा। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बता सकता हूं। मैं तो बस एक विनम्र सांप गुलाम हूं। मेरा स्वामी इस रसातल में है। तुमने इसे क्रोधित कर दिया है और यह तुरंत तुम्हारी जान लेने आएगा। मैं आपको बता दूं, आप निश्चित रूप से उनके दुश्मन नहीं हैं। ध्रुव को भी अपने दिल में थोड़ा डर महसूस हुआ, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी शक्ति रसातल की तलहटी से इस ओर आ रही है। ध्रुव खाई के किनारे पर आया और नीचे देखा और अचानक चौंक गया, क्योंकि जिस समय उसने नीचे देखा उस गहरे काले गड्ढे के नीचे से अचानक 2 बड़ी रोशनियां चमक उठीं। प्रकाश का व्यास 5 मीटर था, जिसके मध्य में एक ऊर्ध्वाधर पुतली थी। ध्रुव को अचानक एहसास हुआ कि ये किसी प्राणी की आंखें लग रही थीं। कितना विशाल! फिर अगले ही क्षण एक के बाद एक दहाड़ें गूंजने लगीं और पूरी गुफा हिंसक रूप से हिल गई। विशाल पहाड़ें लगातार हिल रही थीं और जमीन पर गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मानो कोई विशाल प्राणी खाई से बाहर छलांग लगाने वाला हो। ध्रुव कुछ कदम पीछे हट गया। कुछ ही क्षण बाद अचानक एक विशालकाय प्राणी ने अपना आधा शरीर खाई से बाहर निकाला। वह एक विशालकाय अजगर निकला। खाई में फंसे अजगर की लंबाई सैकड़ों मीटर थी। जहां तक अगले वाले का सवाल है, मुझे नहीं पता कि वह कितना लंबा है। सांप का सिर बहुत बड़ा था, 5 मंजिला इमारत जैसा। उसका शरीर मोटे शल्कों से ढका हुआ था और उसकी आंखें ध्रुव को घूर रही थीं। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस कुछ ठंडक थी। बाहर फैलती विशाल गति के कारण
ध्रुव को सांस लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई। यह विशालकाय जानवर बहुत शक्तिशाली है। ध्रुव ने मन ही मन एक आकलन किया। वह पहले ही देख चुका था कि यह विशालकाय जानवर दूसरे लेवल का आध्यात्मिक जानवर था। राक्षस जानवरों के ऊपर आत्मिक जानवर हैं। दिव्य द्वार क्षेत्र के 9वें लेवल पर केवल राक्षस जानवर हैं और उससे ऊपर आध्यात्मिक जानवर हैं। प्रथम लेवल का आत्मिक पशु दिव्य द्वार क्षेत्र के 10वें लेवल पर स्थित राक्षस पशु के समतुल्य होता है तथा इसकी शक्ति मानव योद्धा के 11वें लेवल तक पहुंचती है या उससे भी अधिक होती है। इस राक्षस की ताकत एक मानव योद्धा के बराबर पहुंच गई है जो दिव्य द्वार क्षेत्र का 12वां लेवल है। ध्रुव ने कभी इतने मजबूत दुश्मन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। विशालकाय अजगर ने ध्रुव को देखा, फुफकार मारी और अचानक अपने शरीर को हिंसक रूप से हिलाया। इसका शरीर दोनों ओर की पहाड़ों से जोर से टकराया, जिससे बड़ी पहाड़ें जमीन पर गिर गईं और यहां तक कि पूरा पहाड़ हिल गया। फिर यह ध्रुव की ओर जोरदार तरीके से टूट पड़ा। ध्रुव का दिल कांप उठा और वह वीर भावना से भर गया। वह जोर से हंसा, आओ दुष्ट जानवर। विशालकाय सांप का सिर ध्रुव की ओर बढ़ा और ध्रुव ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और मुक्का मारा। मुट्ठी के ऊपर सभी दिशाओं में बिजली चमक रही थी। यह थंडरबोल्ट फिस्ट की पहली चाल थी, थंडर शेकिंग द 9 स्काइज। मुट्ठी विशालकाय अजगर के सिर से जोरदार टकराई। ध्रुव कई कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था और उसकी मुट्ठी टूट गई थी। विशालकाय अजगर ने भी अपना सिर हिलाया, लेकिन यह साफ था कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। ध्रुव के मुक्के से उसे बहुत चोट लगी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय इसने अपनी उग्रता को और बढ़ा दिया। उसने अपने शरीर को कई बार घुमाया, फिर अपने सिर को एक विशाल हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया और फिर से ध्रुव की ओर झपटा। ध्रुव ने लगातार 3 जोरदार चालें चलीं और जमकर हमला किया। इस बार विशालकाय सांप की आक्रमण शक्ति और भी अधिक प्रबल थी। ध्रुव सीधे 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा और पहाड़ की दीवार से जा टकराया। वह पहाड़ की दीवार से टकराया और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। ध्रुव खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। विशालकाय अजगर को अभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जब उसने ध्रुव को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि यह चींटी उसके हमले को 2 बार रोक सकती है। अगले ही क्षण वह अचानक खाई से बाहर निकल आया। तभी ध्रुव ने साफ रूप से देखा कि इस विशालकाय अजगर की कुल लंबाई 300 मीटर से अधिक थी। इसके सामने ध्रुव एक आदमी के पैरों पर एक चींटी की तरह छोटा था, बेहद अगोचर। तभी विशालकाय अजगर ने ध्रुव पर उन्मत्त होकर हमला कर दिया। ऐसा लगता था कि उसमें कोई जादू नहीं था, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था। उसका सिर, शरीर और विशाल पूंछ पागलों की तरह ध्रुव की ओर झपटे। हर बार यह जबरदस्त बल के साथ आता था, जिससे ध्रुव को पूरी ताकत से हमला करने पर मजबूर होना पड़ता था। उसके आक्रमण की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अंत में हर बार जब ध्रुव ने उसे रोका तो उसे खून की उल्टी हुई और वह कई कदम पीछे हट गया। पलक झपकते ही ध्रुव के शरीर पर कई और घाव हो गए। इस समय राजवंश परिवार के लोग जो बाहर थे सभी भयभीत थे, क्योंकि वे कौशल राज्य वंश की हवेली में थे। वे हजारों मीटर दूर से एक पहाड़ को हिंसक रूप से हिलते हुए देख सकते थे, मानो वह टूटने वाला हो। शोर सुनकर सभी लोग चौंक गए। ध्रुव को एक और हमला झेलना पड़ा और उनकी छाती में बहुत असहजता महसूस हुई तथा कई हड्डियां टूट गईं। उसने मन ही मन सोचा, हम इस तरह से लड़ते नहीं रह सकते। यह जानवर बहुत मोटी चमड़ी वाला है। विशाल अजगर की सुरक्षा अतुलनीय रूप से मजबूत है। अब तक उसे कोई चोट नहीं लगी है और ध्रुव की थंडरबोल्ट मुट्ठी उसकी सुरक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक कप चाय में ही मर जाऊंगा। अब पहली बात यह है कि इसकी सुरक्षा को तोड़ना है और फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। ध्रुव अचानक दहाड़ा और बैंगनी चंद्र तलवार बाहर आ गई। 3 चालें एक में संयुक्त, पागलों की तरह वार। अचानक एक विशाल तलवार प्रकट हुई और विशालकाय अजगर की ओर झपटी। तलवार की ऊर्जा भी विशालकाय अजगर पर भयंकर रूप से वार करने लगी। विशालकाय अजगर की आंखों में आवाज की झलक दिखाई दी। उसने न तो चकमा दिया और न ही भागा, बल्कि तलवार की ऊर्जा को उस पर प्रहार करने दिया। तलवार की ऊर्जा इतनी तीव्र थी
कि यह दिव्य द्वार क्षेत्र के 9वें लेवल पर दर्जनों स्वामियों को मार सकती थी, लेकिन जब यह उस पर पड़ती तो पूरी तरह से अप्रभावी हो जाती थी। चिंगारियां निकलीं, फिर गायब हो गईं, और इस समय तलवार की नीयत भी भारी पड़ गई। विशालकाय अजगर ने तलवार की मंशा को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। चाकू उसके ऊपर गिरा, जिससे उसके शरीर पर 3 से 5 मीटर लंबा घाव हो गया। खून टपक रहा था, जिससे अंदर का मांस दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने आह भरी। शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध तलवार की नीयत अब प्रभावी नहीं रही। विशालकाय अजगर को दर्द महसूस हुआ और उसने उन्मत्त होकर हमला कर दिया। उसके शरीर में लाल रोशनी चमक उठी। शरीर का आकार अचानक बढ़ गया। ध्रुव को फिर से इसका गहरा आघात लगा। इस बार ध्रुव को लगा कि प्रभाव का बल 2 गुना बढ़ गया था। उसका खून तेजी से बह रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हैं और उसकी नाड़ियां इंच इंच फट गई हैं। एक क्षण में ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ध्रुव भयभीत हो गया। इस जानवर की वर्तमान ताकत के साथ मैं इसका अधिकतम 2 बार ही विरोध कर सकता हूं। ध्रुव पहले से ही निराशाजनक स्थिति में था, मगर इससे क्या? ध्रुव अचानक पागलों की तरह चिल्लाया, मेरा बहादुर दिल कभी नहीं बुझेगा। यह तो बस एक लड़ाई है। उसके हाथ ने बैंगनी चंद्र तलवार को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस समय ध्रुव अचानक शून्यता की स्थिति में प्रवेश कर गया। अभी जो चाकू मिला था वह बहुत चिकना और प्राकृतिक था। वह भावना मेरे मन में फिर से आई। फिर अगले ही पल ध्रुव को तलवार और उसके अर्थ की गहरी समझ प्राप्त हुई। नहीं, यह तलवार की मंशा के दायरे से आगे निकल गया है और तलवार की गति के दायरे तक पहुंच गया है। ध्रुव का मन अचानक खाली हो गया और अचानक बैंगनी चंद्र तलवार फिर से घूम गई। लेकिन यह तलवार वह नहीं थी जो आकाश को चीर सकती थी, लेकिन धरती को हिलाओ। ध्रुव की तलवार की चाल बेहद धीमी लग रही थी, मानो हल्के बैंगनी चंद्र तलवार पर कई हजार किलोग्राम का वजन लटका हुआ था, और यह बेहद कठिन था। ऐसा लग रहा था जैसे जो काटा जा रहा था वह हवा नहीं, बल्कि धातु का एक बहुत कठोर टुकड़ा था। जब उसने अपनी तलवार घुमाई तो अचानक जमीन पर सैकड़ों तीखे कांटे उभर आए, जिनमें से प्रत्येक 10 फुट ऊंचा, बहुत तीखा और इस्पात के समान कठोर था। विशालकाय अजगर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही ये नुकीले कांटे अचानक प्रकट हो गए। एक पल में वे सभी विशालकाय अजगर के शरीर में घुस गए। जमीन के पास अजगर के शरीर का 1/3 हिस्सा नुकीली कीलों से चुभ गया था, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। उसके शरीर में लगाए गए कांटों के कारण वह एक क्षण के लिए भी हिल नहीं सकता था और जमीन पर ही अटका रह गया था। इस समय ध्रुव सच में तलवार की मंशा के दायरे से आगे निकल गया और तलवार की शक्ति को समझ गया। उसी समय उन्होंने अग्निकुल के 3 स्लैशों में से पहले को भी समझ लिया, पृथ्वी को हिलाओ। ध्रुव ने जब अपनी तलवार घुमाई तो तलवार की ताकत अचानक बढ़ गई। इस तलवार के प्रहार से तुरंत ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जागृत हो गई और स्वर्ग और पृथ्वी की आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके द्वारा सक्रिय हो गई। ध्रुव की तलवार से उत्पन्न विशाल तलवार ऊर्जा ने विशाल अजगर को बड़ी ताकत से काट डाला। उसने सच में विशालकाय अजगर को इतना बड़ा घाव दिया कि वह पहले वाले घाव से 3 गुना बड़ा हो गया, जिससे विशालकाय अजगर लगभग आधा कट गया और तलवार के प्रभाव में स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति भी विशाल अजगर के घाव की ओर उन्मत्त होकर टूट पड़ी। यह तलवार की शक्ति है। ध्रुव की तलवार दीपक द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। इस समय उसे धरती को हिलाने की शक्ति पूरी तरह समझ में आ गई है। विशालकाय अजगर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी आंखों में पागलपन भरा भाव था तथा वह तीखी चीख निकालने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस चींटी ने उसे इस तरह क्यों चोट पहुंचाई। ध्रुव जोर से हंसा। उसे बहुत खुशी हुई। उनकी ताकत ने एक और सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन खुशी के बीच अभी भी अफसोस की एक झलक है, एक अधूरी इच्छा का एहसास है। बैंगनी चंद्र तलवार बहुत हल्की और बहुत पतली है। पृथ्वी को हिलाने की क्रिया करने के लिए बैंगनी चंद्र तलवार का उपयोग करते समय इस क्रिया के बाद हमेशा हल्कापन महसूस होता है, लेकिन ध्रुव जानता है कि पृथ्वी को हिलाने की क्रिया बहुत कठोर, मजबूत और भारी होनी चाहिए।
ऐसा लगता है कि धरती भी हिल सकती है। मुझे जल्द से जल्द चाकू बदलना होगा, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी तलवार फिर घुमाई और वार करना जारी रखते हुए धरती को हिला दिया। यह चाकू अधिक शक्तिशाली था तथा सैकड़ों नुकीली कीलें अजगर के शरीर में घुसती चली गईं। चाकू ने उसी स्थान पर काटा और इस बार उसने विशालकाय अजगर को सीधे आधे हिस्से में काट दिया। विशालकाय अजगर ने बहुत तीखी चीख निकाली जो दर्जनों मील तक साफ सुनी जा सकी। उसके शरीर के दोनों हिस्से हिंसक रूप से हिल रहे थे, लेकिन ध्रुव ने कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे घाव पर जाकर थंडरबोल्ट मुट्ठी से उस पर बेतहाशा मुक्का मारा। पलक झपकते ही दर्जनों घूंसे बरसाए गए। उसने अपनी सारी ऊर्जा छोड़ दी, अपनी सारी ताकत खर्च कर दी। गुफा में हर जगह बिजली चमकने लगी और विशालकाय अजगर के घाव तुरंत झलकर पूरी तरह सूख गए। वह दर्द से चिल्लाया। ध्रुव द्वारा दर्जनों घूंसे मारने के बाद वह चुपचाप एक तरफ हट गया। वह जानता था कि अजगर की ऊर्जा खत्म हो रही है। सचमुच विशालकाय अजगर के कुछ देर तक चीखने के बाद उसका हिलता हुआ शरीर धीरे धीरे बंद हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। अंततः शरीर के दोनों हिस्से उछलकर तुरंत मर गए और जमीन पर निश्चल पड़े रहे। वह विचित्र आदमी जो स्वयं को सांप का गुलाम कहता था, पूरी तरह से अचंभित रह गया। जब विशालकाय अजगर आया और लड़ने लगा तो वह एक बड़ी पहाड़ के पास छिप गया और डर के मारे हिला तक नहीं। उनकी राय में विशाल अजगर निश्चित रूप से इस छोटे से कमीने को आसानी से मार सकता था, लेकिन जिस बात ने उन्हें चौंकाया वह यह थी कि विशाल अजगर, जिसे वह बेहद शक्तिशाली समझता था, को सीधे ध्रुव ने मार डाला। वह अपने सामने पड़ी विशाल लाश को घूरता रहा और बुदबुदाता रहा। असंभव, असंभव, ध्रुव ने मजाकिया लहजे में कहा। असंभव क्या है? बोलो, जल्दी बोलो। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव द्वारा विशालकाय अजगर को मारने से सांपदास की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पूरी तरह से टूट गई थी। सांपदास ने तुरंत सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने जो बताया वह बहुत सीमित था, क्योंकि उन्हें केवल यही जानकारी थी। नागवंशी पंथ में उन्हें उच्च पदस्थ आदमी भी नहीं माना जाता। तभी ध्रुव को एहसास हुआ कि नागवंशी संप्रदाय एक संगठन था जो लगभग 200 साल पहले अचानक उभरा था। यह संगठन बहुत रहस्यमय है और बाहरी दुनिया को इस बात का कोई पता नहीं है कि संगठन के शीर्ष नेता कौन हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नागवंशी संप्रदाय ने पिछले कुछ वर्षों में रतनगढ़ काउंटी में एक ठोस नींव रखी है। कई साधारण लोगों ने नागवंशी संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन महाकाल तलवार क्षेत्र जैसे बड़े संप्रदाय नागवंशी संप्रदाय की ताकत के बारे में बहुत साफ है। इसके अलावा महाकाल स्वॉर्ड फील्ड ने कई बार नागवंशी संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और चौंकाने वाली बात यह थी कि नागवंशी संप्रदाय कभी भी नुकसान में नहीं रहा। महाकाल तलवार क्षेत्र के लिए ड्रैगन संप्रदाय से निपटना बहुत मुश्किल है। वे अपना ठिकाना ही नहीं खोज पाते। वे लोग रहस्यमयी ड्रैगन की तरह हैं जिन्हें ढूंढना कठिन है। सांपदास मूलतः रतनगढ़ काउंटी का एक साधारण योद्धा था। 100 साल पहले उन्हें नागवंशी संप्रदाय द्वारा पकड़ लिया गया था और गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया था। उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ, लेकिन वह आधा मानव आधा भूत का रूप ले चुका था। सांपदास का चेहरा दुखी था और उसने कहा, मैं नागवंशी पंथ के गुप्त प्रशिक्षण मैदान में 5 साल तक रहा। इन 5 वर्षों के दौरान कुल 50,000 लोगों को भेजा गया, लेकिन अंत में केवल 50 ही जीवित बचे। हमने वहां एक दूसरे को मार डाला और हम पानी की एक घूंट और भोजन के एक निवाले के लिए मौत से लड़ते रहे। उस समय मेरे चेहरे पर निशान रह गया था और मेरा पैर टूट गया था। अंत में बचे हुए 50 लोगों में से प्रत्येक को एक विशाल अजगर के साथ रत्नगढ़ काउंटी के एक शहर में भेज दिया गया। हम उस शहर में एक परिवार के यहां छिप गए और पर्दे के पीछे से उस परिवार की हर हरकत पर नियंत्रण कर लिया। हमने इस परिवार को नियंत्रित करके उसका प्रभाव बढ़ाया जब तक कि उन्होंने धीरे धीरे शहर पर नियंत्रण नहीं कर लिया। ध्रुव ने यह सुनकर एक सांस ली। नागवंशी पंथ की योजना सच में बहुत बड़ी है। 50 परिवार, 50 शहर। इसका मतलब यह है कि जब हम सचमुच रातों रात बड़े काम करने लगेंगे
तो हम पूरे रतनगढ़ काउंटी पर नियंत्रण कर लेंगे। ध्रुव ने अचानक कुछ देखा और कहा, आप में से प्रत्येक एक विशाल अजगर लाया है? तो नागवंशी संप्रदाय में बहुत सारे विशाल अजगर हैं, उन्हें ये विशाल अजगर कहां से मिले? ध्रुव बहुत हैरान हुआ। इस तरह का विशालकाय अजगर, जो दूसरे लेवल का आध्यात्मिक जानवर है, बहुत शक्तिशाली होता है तथा इनमें से कई को पकड़ना असंभव है। नागवंशी पंथ में इतनी महान शक्ति कैसे है? सांपदास ने कहा, जब मैं नागवंशी संप्रदाय में था तो हमारे प्रशिक्षक ने एक बार शराब पीकर मुझसे कहा कि संप्रदाय में एक बहुत शक्तिशाली विशालकाय अजगर है। यह नागवंशी संप्रदाय की नींव भी थी। यह नागवंशी संप्रदाय का संरक्षक जानवर है। यह बहुत शक्तिशाली है और यह संप्रदाय की सारी शक्ति का स्रोत है, और ये विशालकाय अजगर इसी से उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं। ध्रुव यह सुनकर भयभीत हो गया। अगर यह सच है तो नागवंशी संप्रदाय में एक बहुत शक्तिशाली जानवर होना चाहिए। ध्रुव के दिल में अचानक लालच पैदा हो गया और उसने खुद से सोचा, यह आत्मिक जानवर, अगर तुम नागवंशी संप्रदाय में आज्ञाकारी रूप से मेरा इंतजार करोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा और खा जाऊंगा। यह पूछने के बाद पूछने के लिए और कुछ नहीं बचा था। उसने एक ही हथेली के वार से सांपदास को मार डाला। सांपदास की आंखों में राहत की झलक थी। इस समय ध्रुव ने विशालकाय अजगर की लाश को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। वह आगे झपटा और विशालकाय अजगर के शरीर पर एक बड़ा घाव कर दिया। फिर अपने दोनों हाथ फैलाकर पैरों पर पैर रखकर पागलों की तरह रक्त की शक्ति को सोखने लगा। दूसरे लेवल के आत्मिक जानवर और उसकी शक्तिशाली रक्त शक्ति ने ध्रुव को अंतहीन ताकत दी। पागल रक्त शक्ति का प्रवाह जारी रहा और ध्रुव ने महसूस किया कि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। एक एक्यू पॉइंट खोला गया, 2 एक्यू पॉइंट खोले गए। अंत में जब ध्रुव ने विशालकाय अजगर की लाश का आधा हिस्सा अवशोषित कर लिया तो एक जोरदार धमाका हुआ और 10वीं मंजिल पर 30वां एक्यू पॉइंट भी खुल गया। फिर शक्तिशाली रक्त रंग की ऊर्जा अगले मध्याह्न रेखा में पहुंची तथा एक अन्य नए एक्यू पॉइंट से होकर गुजरी। ध्रुव आधिकारिक तौर पर दिव्य गेट क्षेत्र के 11वें लेवल में प्रवेश कर गया। ध्रुव आसमान की ओर जोर से हंसा, लेकिन वह ज्यादा देर तक गर्वित नहीं रहा। इसके बजाय वह तुरंत उस अर्ध शरीर की ओर चला गया। शरीर के दूसरे आधे भाग के पास अवशोषण जारी रखें। 11वें लेवल तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ना अधिक कठिन हो जाता है। विशालकाय अजगर के इस आधे शरीर ने ध्रुव के 5 एक्यू पॉइंट्स में सुधार किया, लेकिन ध्रुव भी बहुत संतुष्ट था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शांतिपुर शहर की यात्रा के दौरान उसे ऐसा रोमांचक अनुभव होगा। अचानक बूढ़ा गोविंद उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो छोटे लड़के, तुम जहां भी जाते हो रोमांच का सामना करते हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह वही तथा कथित आदमी हो सकता है जिसे भाग्य का साथ मिला है? ध्रुव थोड़ा मुस्कुराया, इनसे भी अधिक लाभ हैं। इस विशालकाय अजगर ने मुझे और भी अधिक लाभ पहुंचाया है। ऐसा कहते हुए उसने रक्तनाथ मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। जब रक्तनाथ ने विशालकाय अजगर की लाश देखी तो उसे लगा कि वह कुछ ऐसा देख सकता है जो ध्रुव नहीं देख सकता था। तभी ध्रुव ने देखा कि लाश से कुछ निकाला जा रहा है। यह एक विशालकाय अजगर की छाया निकली। यह विशालकाय अजगर की आत्मा थी। रक्तनाथ की मार्शल आत्मा ने एक विशाल आकर्षण बल उत्पन्न किया, जिसने विशालकाय अजगर की आत्मा को वहां खींच लिया। विशालकाय अजगर की आत्मा ने तीखी क्रोधित चीख निकाली, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उसे सीधे रक्तनाथ के सामने खींच लिया गया। रक्तनाथ की लड़ाकू आत्मा ने अपने तीखे पंजे 5 बड़े मुंह फैलाए और पागलों की तरह काटा, जिससे विशालकाय अजगर की आत्मा तुरंत टुकड़ों में फट गई और फिर उसे निगल गई। निगलने के बाद मां वेरिक्स की मार्शल स्पिरिट अचानक एक पल के लिए शांत हो गई। तभी अचानक एक नया मांस का टुकड़ा सामने आया। एक समय बाद रक्तनाथ की मार्शल आत्मा ने एक नया सिर उगाया, जो 7वां सिर भी था, 7 सिर वाला विलो। रक्तनाथ की मार्शल आत्मा का आकार भी 40 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गया और उसके पंजे और भी बड़े हो गए, एक घर जितने बड़े। पंखों की लंबाई भी 5 मीटर से बढ़कर 10 मीटर हो गई, जिससे अंततः वे न तो इतने छोटे लगे
और न ही इतने हास्यास्पद। रक्तनाथ के शरीर की मूल रूप से हल्की त्वचा शल्कों में बदल गई। हालांकि तराजू अभी भी नए हैं और ठोस नहीं दिखते। अगले ही पल चमकती पीली रोशनी, लगातार 8 पीली रोशनियां चमक उठीं और रक्तनाथ की मार्शल आत्मा को आधिकारिक तौर पर पीले ग्रेड 8वीं ग्रेड मार्शल आत्मा में पदोन्नत कर दिया गया। इस बार ध्रुव ने अपनी मार्शल आत्मा शक्ति के चरम दर्द हमले को बढ़ाने का विकल्प चुना। यह विशालकाय अजगर मुझे सचमुच बहुत सारी अच्छी चीजें प्रदान करता है। ध्रुव हंसा। बूढ़े गोविंद ने 2 बार जीभ चटकाई। तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम बिना कुछ छोड़े राक्षस को मार देते हो। रक्त चूसने से आपके कौशल में सुधार होता है और मार्शल आर्ट आपकी आत्मा में सुधार करता है। ध्रुव हंसा। मैं उसके सभी तराजू और सांप की पित्त को भी खजाने के रूप में ले लूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ 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 बच्चे, मुझे काम करने का यह तरीका पसंद है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। चंदन ने घृणा से नाक भौंसी कोड़ी, अपनी छोटी सी ठोड़ी उठाई और गर्व से कहा, एक बूढ़ा और एक जवान, वे 2 निरर्थक लोग हैं। विशालकाय अजगर की खाल उतार ली गई तथा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। विशालकाय अजगर की कठोर त्वचा बहुत कठोर और लचीली होती है तथा यह पानी की टंकी के आकार के नीले काले रंग के तराजू से ढकी होती है जो बहुत मजबूत होती है। ध्रुव ने बैंगनी चंद्र तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन वह इसे काट नहीं सका। अंतिम उपाय के रूप में उसे एक बार फिर पृथ्वी हिलाने की तकनीक का उपयोग करना पड़ा। चाकू को काटने के बाद एक बड़ा घाव बन गया। ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। इस विशालकाय अजगर की कठोर त्वचा सोने के समान कठोर थी। बगल में खड़े गोविंद प्रसाद ने कहा, इस विशालकाय अजगर की सख्त त्वचा मजबूत और सख्त है। इसे प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री माना जाना चाहिए और यह प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्रियों में अपेक्षाकृत महान है। प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री? ध्रुव ने आश्चर्य से पूछा। क्या यह प्रथम श्रेणी की सामग्री के समान है? कौन सी प्रथम श्रेणी की सामग्री? यह शब्द बहुत असाफ है। बूढ़े गोविंद ने आवाज करते हुए कहा, आध्यात्मिक सामग्री है। उन्हें सामग्री मत कहो। सामग्री गहन और व्यापक है। आध्यात्मिक सामग्री से ऊपर अन्य चीजें भी हैं। आपने जिन प्रथम लेवलीय सामग्रियों का उल्लेख किया है, जैसे कि राज तेज गोल्ड और ब्रोकन स्टार आयरन जो आपको पहले मिले थे, वे सभी प्रथम लेवलीय आध्यात्मिक सामग्रियां हैं। इसके अलावा आपने पहले जिन तथाकथित निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उल्लेख किया था, वे सच में प्रथम लेवल की आध्यात्मिक औषधियां हैं। प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर, प्रथम लेवल की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और प्रथम लेवल की आध्यात्मिक सामग्रियां सच में एक दूसरे के अनुरूप हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रणाली है। यह बहुत कठोर है और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कीमिया को ही लें। प्रथम श्रेणी के अमृत में प्रयुक्त सामग्री मूलतः प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां और सामग्रियां हैं। बेशक यह बहुत दुर्लभ है कि द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। ध्रुव ने पसीना बहाते हुए कहा, बूढ़े गोविंद, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। विशालकाय अजगर की खाल उतारने में उसे पूरे 3 घंटे लग गए। यह बहुत मोटा और एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर जैसा दिख रहा था। फिर ध्रुव ने रक्तहीन और सूखे मांस को छील दिया, जिससे अंदर की विशाल सांप की हड्डियां दिखाई दीं। शरीर गुहा में एक विशाल सांप का पित्त और एक गोल मुट्ठी के आकार की नीली काली जानवर की गोली पाई गई। यह बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली द्वितीय श्रेणी की रॉक टाइप बीस्ट गोली है। कुछ गोलियों को परिष्कृत करते समय यह उपयोगी होनी चाहिए। वहीं गोविंद प्रसाद ने टिप्पणी की, रॉक टाइप अर्थ टाइप की एक शाखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस विशालकाय अजगर की रक्षा इतनी मजबूत है। ध्रुव ने सिर हिलाया और यह सब ध्यान में रखा। फिर ध्रुव ने एक बार फिर अपने ड्रैगन रक्त लड़ाकू शरीर को मजबूत किया। अब उसके पास चुनने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था। चयन के बाद ध्रुव के डानेटियन में ड्रैगन रक्त युद्ध शरीर का सबसे काला हिस्सा भी प्रकाशित हो गया। सभी मूल्यवान चीजें एकत्र करने के बाद ध्रुव मुड़ा और चला गया। कौशल राज्य वंश की हवेली के बाहर अन्विता और अन्य लोग इंतजार कर रहे थे।
जब उन्होंने ध्रुव को सुरक्षित बाहर आते देखा तो सभी ने राहत की सांस ली। अभी अंदर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, जमीन हिल रही थी और विशालकाय जानवरों की दहाड़ें आ रही थीं, इसलिए वे सभी बहुत चिंतित थे। यद्यपि ध्रुव शक्तिशाली है, लेकिन वह विशालकाय जानवर एक पूरी पर्वत श्रृंखला को हिलाने में सक्षम प्रतीत होता है। उस रात ध्रुव और अन्विता एक शांत कमरे में थे, जिसके बीच में स्वादिष्ट व्यंजनों की एक मेज थी। वे दोनों शराब पीते रहे, स्वादिष्ट भोजन खाते रहे और सहजता से बातें करते रहे। ध्रुव को बहुत आराम और सहजता महसूस हुई। वह बहुत समय से इतना शांत नहीं था। अन्विता को उनका पुराना दोस्त माना जा सकता है। उसके सामने ध्रुव बहुत आराम महसूस करता है। पूरा आदमी पूरी तरह से आराम में है। उसे षड्यंत्रों के बारे में सोचने या खेती की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे आलस्य महसूस होता है, मानो वह गर्म पानी में भीग रहा हो। अन्विता ने ईमानदारी से कहा, ध्रुवेंग, इस बार मैं सच में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। अन्विता, ध्रुव ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अन्विता, हम दोस्त हैं। दोस्तों के बीच ऐसी दूर की बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। अन्विता मुस्कुराया, मुझे भी पता है कि यह मामला है, लेकिन मैं हमेशा किसी तरह से आपको चुकाना चाहता हूं, अन्यथा मुझे हमेशा शर्मिंदा महसूस होता है। ध्रुव ने यह सुना और अचानक एक विचार आया और थोड़ा मुस्कुराया। अन्विता, आपका राजवंश परिवार नीलामी व्यवसाय में है। मेरा मानना है कि कुछ सामान प्राप्त करने के कई चैनल हैं। अन्विता ने इसे समझा और पूछा, ध्रुव, आप क्या चाहते हैं? ध्रुव ने कहा, मुझे नुस्खे चाहिए। जितने अधिक होंगे उतना बेहतर होगा। मैं किसी को भी मना नहीं करूंगा जब तक कि यह एक नुस्खा है। जी, अन्विता ने कहा, क्या आप फार्मासिस्ट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नुस्खे की बात कर रहे हैं? ध्रुव ने सिर हिलाया। हां। अन्विता ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ध्रुव, मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। यह थोड़ा मुश्किल है। आखिरकार मेरे राजवंश परिवार के नीलामी घर का लेवल अभी भी अपेक्षाकृत कम है। बड़े शहरों में कुछ बड़े नीलामी घरों की तुलना में मेरे पास नुस्खों के साथ कम संपर्क है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे राजवंश परिवार द्वारा प्राप्त सभी नुस्खों में से एक भी नीलामी घर में नहीं रखा जाएगा और वे सभी आपको दिए जाएंगे। ध्रुव मुस्कुराए और कहा, उस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद अन्विता। अन्विता मुस्कुराया और कहा, देखो, तुमने मुझे अभी तक शर्मिंदा नहीं होने दिया, लेकिन अब तुम खुद शर्मिंदा हो रहे हो। ध्रुव ने हंसते हुए अपना गिलास उठाया और कहा, हाँ हाँ, मैं गलत था। मैं खुद को 3 गिलास शराब से सजा दूंगा। यह कहते हुए उसने लगातार 3 गिलास शराब पी ली। वैसे, ध्रुव ने पूछा, एक और बात है, क्या आपने अग्निग्रह के बारे में सुना है? अग्निग्रह? अन्विता ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। ठीक है, कल मैं परिवार के बुजुर्गों से पूछूंगा। वे लंबे समय तक जीवित रहे हैं और जानकार हैं। यह संभव है कि उन्होंने इसके बारे में सुना हो। ध्रुव ने थोड़ा सिर हिलाया और उसकी दयालुता को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह ध्रुव कमरे से बाहर चला गया। उसने अपना सामान बांध लिया था और राजवंश परिवार को छोड़ने के लिए तैयार था। जी के घर आने का उद्देश्य पूरा हो गया है और वह अब यहां नहीं रहना चाहता। इस बार ध्रुव ने शांतिपुर शहर के उत्तर में पहाड़ों में प्रवेश करने की तैयारी की। शांतिपुर शहर रतनगढ़ काउंटी के सबसे उत्तरी भाग में है। पहाड़ों से आगे उत्तर की ओर सूर्यगढ़ काउंटी है। ध्रुव ने सोचा कि उसे रतनगढ़ काउंटी में जुआनाहुओं के बारे में कोई खबर नहीं मिल सकती है, इसलिए वह सूर्यगढ़ काउंटी में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने देखा कि अन्विता बाहर खड़ा था। ध्रुव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे विदा करने आए हैं? अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं न केवल आपको विदा करने आया हूं, बल्कि मैं आपको एक उपहार भी दे रहा हूं। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला जो उसकी पीठ के पीछे था। अपने दाहिने हाथ में उन्होंने एक जेड बॉक्स पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह क्या है? ध्रुव ने लकड़ी का बक्सा खोला। यह एक बहुत पुराना और बहुत ही उत्तम बक्सा था। ध्रुव ने इसे खोला तो अंदर एक पतली पीली स्क्रॉल देखी। पीले रंग का स्क्रॉल खोलने के बाद ध्रुव यह देखकर हैरान रह गया
कि यह विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों से भरा हुआ था और संभवतः कुल मिलाकर सैकड़ों जड़ी बूटियां थीं। ध्रुव को इसे देखने से पहले ही पता चल गया था कि यह कोई नुस्खा होगा। इसके अलावा इस नुस्खे में वर्णित अमृत निश्चित रूप से बहुत उच्च श्रेणी का है और सबसे निम्न श्रेणी का अमृत संभवतः प्रथम श्रेणी के शीर्ष पर है। साधारण प्रथम श्रेणी की औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए इतनी सारी आध्यात्मिक औषधियों की आवश्यकता नहीं होती। जब ध्रुव ने दाईं ओर लिखा गोली का नाम देखा तो उसके चेहरे पर अचानक एक अद्भुत आनंद की झलक दिखाई दी। दाहिनी ओर 3 बड़े शब्द लिखे थे, थंडर पिल। ध्रुव जोर से हंसे। यह सच में घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था, लेकिन अंततः बिना किसी प्रयास के इसे ढूंढ लिया गया। हा 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 हा, मुझे थंडर पिल की रेसिपी मिल गई। थंडर पिल का नुस्खा वह था जो ध्रुव को इस समय तत्काल चाहिए था। आखिरकार उसके पास अमृत को परिष्कृत करने के लिए केवल आधे महीने से भी कम समय बचा था। ध्रुव का प्राथमिक लक्ष्य आधे महीने के भीतर रहस्यमय आग प्राप्त करना था और उसका दूसरा लक्ष्य थंडर पिल को परिष्कृत करना था, क्योंकि यदि उसे अगले आधे महीने में रहस्यमयी आग नहीं मिली तो वह गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकेगा, और यदि तब तक थंडर पिल नहीं आई तो मैं थंडर कोट थंडरबोल्ट फिस्ट का अभ्यास भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसे कम से कम कुछ गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना होगा, लेकिन उसे कभी यह पता नहीं चला कि थंडर पिल कैसे प्राप्त की जाए। अब जब उसे अचानक दवा का नुस्खा मिल गया तो वह खुश क्यों ना हो। ध्रुव को इतना खुश देखकर अन्विता भी बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, मैं आखिरकार आपकी मदद कर सकता हूं। उसने कहा, कल वापस जाने के बाद मैंने परिवार के गोदाम में खोजबीन की और अंततः एक नुस्खा ढूंढ निकाला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ध्रुव मुस्कुराया और कहा, विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का अमृत अब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तुरंत एक नुस्खे की जरूरत है। वैसे उसने अन्विता की ओर देखा और कहा, जितनी भी औषधीय सामग्रियां मिल सकती हैं मुझे दे दो। मुझे वे सब चाहिए। मुझे प्रत्येक प्रकार की बहुत बड़ी मात्रा चाहिए। मैं जितना संभव हो सकेगा उतना ले लूंगा। अन्विता ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुरंत जाकर इसकी जांच करने में आपकी मदद करूंगा। ध्रुव ने कहा, विकास, अगर कीमत सच में बहुत महंगी है तो मैं इसे स्पिरिट स्टोन से खरीद सकता हूं। मेरे पास स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा राजवंश परिवार आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मुझे बेचैनी होगी। जी, अन्विता ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो ध्रुव। मुझे पता है कि अब तुम अमीर हो और मैं तुम्हारे प्रति विनम्र नहीं रहूंगा। ध्रुव सुबह जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन इस घटना के कारण वह एक और सुबह जी के घर में रुक गया। दोपहर के समय अन्विता अपने हाथ में सरसों के बीज का एक थैला लेकर वापस आई, जिसे उसने ध्रुव को सौंप दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, इस थंडर पिल को परिष्कृत करने के लिए कुल 113 प्रकार की दवाओं की आवश्यकता है, जिनमें से 93 मेरे राजवंश परिवार में पाई जा सकती हैं। औषधीय सामग्री की सबसे बड़ी मात्रा का वजन 300 किलोग्राम से अधिक है और सबसे छोटी मात्रा का वजन केवल 15 किलोग्राम है। मैंने उन सभी को आपके लिए इस सरसों के थैले में डाल दिया है। बाकी आपको खुद ही ढूंढना होगा। ध्रुव मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं इन्हें पाकर बहुत खुश हूं। उसने बाकी को स्वयं ढूंढने की योजना बनाई। जी, अन्विता ने कहा, ध्रुव, आप अमृत खोजना चाहते हैं, है ना? ध्रुव ने सिर हिलाया। अन्विता ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप आध्यात्मिक चिकित्सा खोजना चाहते हैं तो मैं आपको एक दिशा बता सकता हूं। फिर उसने शांतिपुर शहर के उत्तर की ओर इशारा करते हुए पूछा, वह पर्वत श्रृंखला देख रहे हो? वह पर्वत श्रृंखला सभी प्रकार की आध्यात्मिक औषधियों और जड़ी बूटियों से समृद्ध है। यह तथ्य कि मेरा परिवार इतना बड़ा व्यवसाय कर सकता है उस पर्वत श्रृंखला के उत्पादन से अविभाज्य है। और शांतिपुर शहर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला एक विशाल पर्वत श्रृंखला की एक बहुत छोटी शाखा है। यह बिल्कुल भी महत्वहीन है। वह विशाल पर्वत श्रृंखला अनगिनत आध्यात्मिक औषधियों से समृद्ध है।
शांतिपुर शहर के उत्तर में पर्वत श्रृंखला को पार करें और 1000 मील उत्तर की ओर जाए। सूर्यगढ़ काउंटी के पश्चिम में एक शहर है जिसे सूर्यपुर शहर कहा जाता है। सूर्यपुर शहर उस विशाल पर्वत श्रृंखला के पूर्व में है। ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रकार की आध्यात्मिक औषधियां वहां एकत्रित होती हैं। आप निश्चित रूप से वहां अधिक आध्यात्मिक दवाएं पा सकते हैं। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अन्विता ने उन्हें यह जानकारी प्रदान की जो बहुत मूल्यवान थी। फिर ध्रुव ने अन्विता को अलविदा कहा, शहर छोड़ दिया और उत्तर की ओर चल दिया। जैसे ही वह उत्तरी द्वार से बाहर निकला, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। पता चला कि शहर के फाटक के बाहर 2 लोग इंतजार कर रहे थे। वे रूपेश और तुलसीदास थे। रूपेश अपने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आए और कहा, वरिष्ठ भाई ध्रुव, क्या आप अब जा रहे हैं? ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। रूपेश ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई ध्रुव, मैं विशेष रूप से आपको विदा करने के लिए यहां आया हूं। वह इतना ज्ञानी और व्यवहार कुशल था कि ध्रुव उसके साथ रूखा व्यवहार नहीं कर सका। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने कुछ बातें की और फिर ध्रुव ने अलविदा कहा और चला गया। रूपेश के चेहरे पर मुस्कान थी और वह तब तक उसके पीछे हाथ हिलाता रहा जब तक ध्रुव वहां से चला नहीं गया। यह देखकर कि ध्रुव का आकार गायब हो गया था, तुलसीदास रूपेश के पास गए। भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भाई, क्या ध्रुव सच में इतना शक्तिशाली है? क्या आप उसे अपमानित करने से इतना डरते हैं? आप क्या जानते हैं? रूपेश ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम बहुत लंबे समय से शांतिपुर शहर में हो। तुम्हारे पास कुछ ताकत है, इसलिए तुम सोचते हो कि तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो और तुम अजेय हो। सच में असली गुरुओं की तुलना में आप अभी भी बहुत पीछे हैं। ध्रुव कितना शक्तिशाली है, क्या आप भी इसे मेरी तरह जानते हैं? मैं आपको बता दूं, ध्रुव ने अभी अभी महाकाल तलवार क्षेत्र में प्रवेश किया है और एक ऐसे आदमी को मार डाला है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह परीक्षण में नए शिष्यों में शीर्ष 10 में है। बाद में उसने संप्रदाय के बुजुर्गों को भी मार डाला और मुझे नहीं पता कि उसके हाथों कितने शिष्य मारे गए। यह आदमी न केवल क्रूर और शक्तिशाली है बल्कि साहसी भी है। वह किसी को भी मारने का साहस कर सकता है। उदाहरण के लिए उस शिष्य को ही लीजिए जिसे उसने मुकदमे में मार डाला था। क्या आप जानते हैं कि वह आदमी न केवल बहुत शक्तिशाली है बल्कि सिंघानिया महल का दामाद भी है? क्या आप जानते हैं कि सिंघानिया पैलेस किस तरह का अस्तित्व है? यह एक विशाल शक्ति है जिसे महाकाल तलवार क्षेत्र का लगभग कोई डर नहीं है और ध्रुव ने उसे मारने की हिम्मत की। यह सुनकर तुलसीदास कांप उठे और उनके चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। हालांकि उसे अचानक कुछ याद आया और उसने फुसफुसाया, भारी आग महल, भारी आग महल। फिर उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी झलक दिखाई दी, लेकिन रूपेश ने इसे नहीं देखा। 2 दिन बाद ध्रुव ने अपने सामने प्रकट हुए छोटे से शहर को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। इस समय वह शांतिपुर शहर से 1500 मील से अधिक दूर था। वह अब रत्नगढ़ काउंटी छोड़कर सूर्यगढ़ काउंटी में आ गए हैं। हमारे सामने वाले छोटे शहर का नाम लिंगयाओ टाउन है, क्योंकि शहर के बगल में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का आकार हिमगिरी पर्वत से 10,000 गुना अधिक है। कोई नहीं जानता कि यह पर्वत श्रृंखला कितनी विशाल और विस्तृत है। ऐसा कहा जाता है कि यह पर्वत श्रृंखला पूरे किन साम्राज्य से होकर गुजरती है और बिलासपुर काउंटी में इसका हजारों मील का क्षेत्र केवल एक छोटा सा अवशेष है। इसका कोई विवरण भी नहीं है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।